अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिया बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट के हवाले से जिसने इस वक्त पूरे मुल्क में तहलका मचाया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तकरीबन हर साल इसकी रिपोर्ट सामने आती है और इस दफ़ा की रिपोर्ट में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान ने तरक्की की है, 120 से 124वें नंबर पर आ गया है। उस पार्टी के दौरे हुकूमत में जिसका ये नजरिया था कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, मुल्क की बाकी तमाम पार्टियां करप्ट हैं, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, हम अवाम के पैसे की हिफाजत करेंगे, अमानत समझकर इस्तेमाल करेंगे। उसके दौरे हुकूमत में ऐसी रिपोर्ट का सामने आ जाना क्या जाहिर करता है। और साथ ही साथ बात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान के उस ऐलान के हवाले से जिसमें वो कहते हैं कि तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के जो कारकुन हैं उनको 50-50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। वहीं इमरान खान जो कहते थे कि ये नवाजने का एक तरीका होता है, करप्शन को फ़रोग देने का एक तरीका होता है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर नजरिए से हमें पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और आखिर में कुछ बात होगी पीडीएम के हवाले से। 4 फरवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, क्या कोई जान बची है पीडीएम में, और सब जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे तज्जिया निगार अफजल बेग साहब और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा पीटीआई फहीम शेख और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद रियाज। दोनों मेहमान हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले अफजल बेग साहब, आपकी जानिब आएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं पीटीआई के सामने और पीटीआई उनको फेस करती नजर आती है, मगर जब भी कोई सवाल किया जाता है तो यही जवाब आता है कि पुरानी जो हुकूमतें हैं उनके ये मसाइल छोड़े हुए हैं जिनसे हम निमट रहे हैं। लेकिन क्या यही काफी होगा? अभी जो नजरिया तहरीक इंसाफ लेके आई थी कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट का सामने आ जाना क्या जाहिर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। शुक्रिया सबिहा, आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ा है आज। बेसिकली देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का जो वजूद बनने की जो वजह थी वो करप्शन का इशू था। तहरीक इंसाफ में खान साहब ने सबसे जो पहली आवाज़ बुलंद की थी वो करप्शन के ख़िलाफ़ ही की थी। और मैं नहीं समझता कि जो जमात बनी ही इंसाफ की बुनियाद पे है और इंसाफ की जो ज़िद है, जो इंसाफ की ज़िद है वो करप्शन है, बेइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी को हम समझ सकते हैं कि ये करप्शन का दूसरा नाम जो है वो नाइंसाफ़ी है। तो देखा जाए तो खान साहब के जो बुलंदोबाग दावे थे उसके बरक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट जिसने जो मुंह चढ़ा रही है इन तमाम हकायक का, तो वो हमारे लिए काफ़ी बाइस शर्म है बहैसियत मजबूई कौम के हवाले से भी देखा जाए तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़े फ़ख्र की बात नहीं कि हम करप्शन में तरक्की करके कुछ 4 दर्जे और ऊपर आ इसकी वजह क्या है कि क्या तहरीक इंसाफ के पास सलाहियत मौजूद नहीं है? क्यों, क्या इसकी ये वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने खुद को इंतहाई छोटे छोटे और गैर ज़रूरी कामों में उलझा रखा है? हर वक्त हम देखते हैं कि मीडिया के ऊपर हम स्क्रीन्स पे देखते हैं कि रहनुमा आ रहे हैं, पीटीआई के कारकुन आ रहे हैं, अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। हर वक्त हम देखते हैं कि स्क्रीन पे कोई ना कोई मौजूद होता है, लेकिन इस तरह ये जो बड़े बड़े काम है करप्शन की तरफ देखना था, जो नजरिया इस वक्त पीटीआई लेके आई थी हुकूमत में, उनसे क्यों निमटने में ये कामयाब नहीं हो पा रहे? देखिए सबिहा, असल चीज़ ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इंसान का ईमान, उसका जो एक अंदर मुख्तसब छुपा बैठा होता है हर इंसान के अंदर, अगर वो मुख्तसब बेदार है तो फिर चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो या एबीसी कोई भी पार्टी हो, अगर खुद एहतसाबी का निज़ाम प्रॉपर होगा, हर शख्स रात को सोने से पहले जब ये एहतसाब करेगा अपना कि उसने आज क्या किया है, क्या नफ़ा दिया है, कि कितने लोगों को हक पहुंचाया है, कितने लोगों का हक गज़ब किया है, तो जब तक खुद एहतसाबी का निज़ाम नहीं होगा तब तक कोई भी हुकूमत जो है वो इस मामले में कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, गुफ्तगू में दूसरे मेहमानों को भी शामिल करते हैं। मियां मोहम्मद रियाज साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी का नंबर नीचे आया है, वो कहते हैं इसकी ये वजह है कि ऑपोजिशन सड़कों पे निकल के एनआरओ मांग रही है, पार्लियामेंट के अंदर तो कंसेंसस हो ही नहीं पाया, इसकी वजह से इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस सबिहा, आपने अच्छा सवाल किया है।
देखें, बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं कि पीडीएम सड़कों पे है, और 3 साल से तो पीडीएम सड़कों पे नहीं थी। पीडीएम तो अभी जो है वो आई है सड़कों पे। उसको ज्यादा 2 या 4 माह हुए हैं अपनी करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन इससे पहले तो 3 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए। तो उसमें उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? करप्शन की जो बात है वो इस वक्त इंतहा दर्जे पर है, और इस वक्त जो माफियाज हैं वो तमाम के तमाम सरगर्म हैं, इसलिए कि उनकी पुश्तनाई जो है, उन्हें पता है कि हमारे वजीर आजम साहब जो है ना वो किसी वजह से स्ट्रॉन्ग है, उनके पीछे कोई सेफ एंड साउंड जो है वो लेयर है, इसकी वजह से वो समझते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए जो माफिया है वो इस वक्त बिल्कुल सरगर्म है। इस वक्त चीनी माफिया है, उसके बाद जनाब स्कूल माफिया है, वो उन्हें खुली छूट मिली हुई है इस वक्त, और करप्शन जो है वो अपनी हद को छू रही है। और ये जो आपने सवाल किया है कि पीडीएम जो है वो सड़कों पे है, और वजीर आज़म साहब कहते हैं कि इसलिए हमारी इकॉनमी का ये हाल है और करप्शन का ये हाल है। अफसोस की बात है, पिछले 2.5 साल से जो है, ये पहले तो पीडीएम सड़कों पे नहीं थी या इस तरह का कोई मामला नहीं था। पीडीएम ने तो बहुत हिट किया है। जिनको ये चोर कहते थे, डाकू कहते थे, वो तो खामोशी से सुनते रहे सब। पीडीएम सड़कों पे नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट में भी तो कोई कंसेंसस आपका हो नहीं पाया। आप हुकूमत के साथ कभी बैठे ही नहीं कि मामला के ऊपर डिस्कशन कर सकें। वजीर आजम कहते हैं कि ऑपोजिशन का ये काम होता है कि वो निशानदेही करे जो मसाइल हैं मुल्क के अंदर। ऑपोजिशन ने कभी मसाइल की निशानदेही की नहीं, बल्कि वो तो एनआरओ मांगते फिर रहे हैं। जी, इनके पास एक ही जवाब है, सिर्फ एनआरओ का। इसके अलावा इन्हें कोई और बात आती नहीं है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। तो ये जब भी इनके वजीर जो हैं, आप देख लें, सुबह से शाम तक वजीर हैं एक ही रटा लगा के बैठे हैं, एनआरओ एनआरओ एनआरओ, पीडीएम एनआरओ मांग रही है। लेकिन ये मुझे ये बताएं कि पिछले 2.5 साल से इन्होंने कब अपोजिशन को जो है वो बुलाया, दावत दी, कब टेबल टॉक की, कब टेबल पे बैठे, असेंबली में कब मौका दिया कि अपोजिशन हमारे साथ बैठे? अपोजिशन ने तो बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की थी। ठीक है, हमारे साथ पीटीआई रहनुमा फहीम शेख भी मौजूद हैं, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। फहीम शेख साहब, ये किस तरह की रिपोर्ट सामने आ गई है? वजीर आजम खुद हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को कोट करते रहे हैं, ये बताने के लिए कि ऑपोजिशन के देखो दौरे हुकूमत में कितनी करप्शन है, मुल्क में सिर्फ एक ही जगह पर तरक्की हो रही है, वो करप्शन है। और अभी आपके दौरे हुकूमत में इस तरह की रिपोर्ट सामने आ गई है। ऑपोजिशन ये कहती है कि वजीर आजम कहते हैं ऑपोजिशन साथ नहीं बैठी, हम तो बैठने के लिए तैयार थे, वजीर आजम कभी साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबिया, इस वक्त ये हवाले से का आपने किया है, तो हम इसको देखना कि ये सारी हमारे हवाले के ये क्या मसाइल आज पैदा हुई। ये 70 सालों का बिहार है। मुल्क के अंदर मोची नाइस कर बैरोक्रेट हर करप्ट हो चुका हुआ है कि पास नहीं है। और उसकी वजह ये है कि पिछले 30 से जिन लोगों ने हुकूमत की, क्या उन लोगों ने मुल्क के अंदर सबसे बड़ा किया गया करप्शन लोगों ने ट्राई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इनके नजर आते हैं कि आता है तो इन लोगों ने करप्शन को जस्टिफाई किया। अब चेयरमैन तहरीके और वजीर अपनी दिन रात में कुछ कर रहे हैं कि इस नासूर पर अनफॉर्चुनेटली हमें हर जगह। ठीक है फहीम शेख साहब, आपकी आवाज हमें क्लियरली नहीं आ रही है। अफजल बेग साहब, आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह से ये बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से, और वजीर आजम ये कहते हैं कि ऑपोजिशन हमारे साथ नहीं बैठी, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया, बात नहीं की गई किसी भी कंस्ट्रक्टिव मौजू के ऊपर, और ऑपोजिशन ये शिकायत करती है कि हम तैयार थे साथ बैठने के लिए, मगर शुरू से ही वजीर आजम ने ऐसा रवैया रखा
और हमारे साथ जो है वो सियासी इंतकामी रवैया रखा गया, इसकी वजह से ये हालात सामने आए। सुबीहा, असल मामला ये है कि जो डेमोक्रेसी है ना, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत का एक सीधा सीधा फार्मूला यह होती है कि एक मुंतखब हुकूमत होती है जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है, और उसके मुकाबले में एक हिज़्ब इख्तलाफ होती है जिसका काम ये होता है कि उसने हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखनी होती है कि हुकूमत जो है वो मुल्की मफाद के लिए और अवाम के मफाद के लिए क्या इकदाम कर रही है। और अगर वो समझती है कि ये हुकूमत जो है वो ठीक काम नहीं कर रही तो उसका मुस्बत अंदाज से उसके ऊपर तनकीद करती है, उसको जो है वो बातचीत होती है, और हुकूमत जो है वो पाबंद है कि वो अपोजिशन की बात सुने, उसकी राय ले और अपनी जो ट्रैक है, अपना जो रास्ता है वो सीधा करे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हमारी जब से मैंने होश संभाला कम से कम मैं यही देखता आया हूँ कि कोई भी है, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है या पीपीपी की हुकूमत रही है, पहले यही दो धड़े होते थे, इन दोनों का 1-to-1 मैच चलता था। वो एक अगर इक़्तिदार में आ जाता है तो दूसरा उसकी टांगें खींचनी शुरू कर देता है, उसके कामों में कीड़े निकालना वो अपना फ़र्ज़ ऐन समझता है। और बदकिस्मती से हमारी अपोजिशन के जो लोग हैं उनको भी शायद तन्हाई इस चीज़ की मिलती है कि हमने कोई बात हुकूमत की सही भी है तो उसको सही नहीं समझना। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आज की अपोजिशन कल को हुकूमत में बैठती है तो उनके साथ यही मामला अगर होता है तो क्या ख्याल है कि क्या वो हुकूमत सुख से कर पाएंगे? तो जो विन विन पोजीशन तो ये होती है कि जो आईनी उनके इकदार हैं और लेकिन अफजल बेग साहब, जिस तरह से वजीर आजम ये बात कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के अंदर हमारा ग्राफ जो है वो नीचे आया, उसकी वजह ये है कि किसी भी कंस्ट्रक्टिव मौजू के ऊपर या कोई भी ऐसी बात ऑपोजिशन की जानिब से ऐसा कोई प्रेशर बिल्ट नहीं किया गया कि हुकूमत कारकर्दगी को बेहतर बनाए, पार्लियामेंट में बात हो सके ऑपोजिशन की और हुकूमत की। क्या इस तरह से वजीर आजम ये बात करके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से जान छुड़ा सकते हैं? बदकिस्मती से हमारा जो इस वक्त ठीक है, इस सवाल का जवाब लेते हैं। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है, बोर हो रहे हो? जाओ जाओ। अरे जाओ ना। और वापसी में अपने साथ कोरोना वायरस घर ले। कुछ नहीं होगा। और हो गया तो अपने माँ बाप को जानलेवा वायरस दिया तुमने तुमने दिया। अपने बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल दी तुमने। क्या इरादा है भाई? क्या करना चाह रहे हो? बाहर जंग हो रही है, जंग। सिपाही तुम हो, मोर्चा तुम्हारा घर है, और एहतियात तुम्हारा असर। चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं, एक कौम बन जाते हैं। उसी जज्बे को जिसे हौसला हारना नहीं आता और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं आता। बाहर सिर्फ जरूरत के तहत निकलना है, घर बैठ के लड़ना और हाथ धो के पीछे पड़ना है। दूर रह के भी यकजान हो। यकीन है जिसे वो ईमान है। यकजहती में सबसे ऊपर है पाकिस्तान, मुश्किल में भी सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान, सुपर है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत जो भी नमाज पढ़ता है उसको यही नहीं पता कि नमाज में मांगता क्या। मैं बड़े लोगों से पूछता हूँ कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, अब मांगते क्या अल्लाह से? आप तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज में एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी।
किसको अल्लाह नेमतें बख्शेगा? जो सबसे कामयाब इंसान इस दुनिया में, उनको ही नेमतें बख्शी ना अल्लाह ने। वो कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे। जो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अफजल बेग साहब, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो इस मामले से क्या जान छुड़ा सकते हैं, और जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आके कहा कि ये जो डेटा है ये 2017 और 18 का है, क्या उनके मुआविनीन उनको सही तरह से गाइड नहीं करते कि ये 19 और 20 का डेटा है, ये अभी का है, और जिस तरह से उनको गाइड किया गया उन्होंने उसी तरह से आके सामने कह दिया कि ये पुराना डेटा है। इस तरह से भी जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इन मामलात को लेकर शायद सीरियस ही नहीं है। ऐसा है जी कि वज़ीर आज़म साहब के जो मुआविनीन होते हैं, जो उनके को सबॉर्डिनेटर्स होते हैं, बेसिकली उनको जो मालूमात दी जाती हैं वज़ीर आज़म साहब उसी के मुताबिक आगे बात करते हैं। तो अगर वो लेकिन क्या वज़ीर आज़म ने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं है? यकीनन पढ़नी चाहिए और पढ़ी भी होगी, लेकिन जब भी कोई बयान जारी किया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी से किया जाता है। बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन में जो दिन ब दिन ये तरक्की हुई है, इसकी रीज़न क्या है? देखें, अभी हालिया जो हमारे वाक़यात हैं, जो हमारी हालिया अपोजिशन है, वो अपनी उस सेहतमंदाना तनकीद का जो उसका कानूनी और आईनी हक है वो नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न क्या है कि पूरी अपोजिशन जो है वो अपनी अपनी चोरी छुपाने के चक्कर में है। किसी को अब्बाजी बचाने की फिक्र है, कोई पूरे का पूरा टब्बर जो है वो बाहर भागा हुआ है। तो ये अगर पीपीपी का अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के और आमदन से ज़ायद जो असासे हैं उनके हवाले से केसेस जो है वो नैब में चल रहे हैं। जो पीडीएम के सरबराह हैं इस वक्त फजलुर रहमान साहब, तो देखा जाए तो उनकी पार्टी जो है वो भी जो है वो नैब के रडार पे आ चुकी है। तो जो असल काम था अपोजिशन का वो नहीं कर पाए और उन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत के ऊपर बेजा तनकीद की। ठीक है, फ़हीम शेख साहब की जानिब आते हैं। फ़हीम शेख साहब, क्या वज़ीर आज़म रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं है? जिस तरह से मुआविन खुसूसी ने आके कह दिया कि ये पुराना डेटा है, उसी तरह वज़ीर आज़म ने भी कह दिया ये पुराना डेटा है। उनके पास खुद कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी? देखिए सबीहा, ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह पीछे से कोऑर्डिनेटर जो है वो गाइड करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब उसी तरह बयान कर देते हैं। लेकिन मैं अपने पिछले सवाल पर आपके आता हूँ जिसमें मेरी आवाज़ जो थी वो ब्रेक हो गई थी। देखिए, हम जब करप्शन के पीछे जाते हैं और जब हम इस नासूर का खात्मा करने के लिए संजीदा कोशिशें करते हैं तो आप बताएं हमारे रास्ते में कौन सी रुकावट है? हमारे रास्ते में रुकावट पीडीएम है। ये हमें कहते हैं कि आप नैब के कानून से। फ़हीम शेख साहब, क्या 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी आप सारा मलबा ऑपोजिशन पे डाल देंगे? मुल्क में महंगाई है तो वो पिछली हुकूमतों की वजह से है, बेरोजगारी है तो वो पिछली हुकूमतों की वजह से है, आटा चोरी हो जाता है, चीनी चोरी हो जाती है, कसाद बाजारी हो रही है, सारा कुछ पिछली हुकूमतों की वजह से, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि ये हमारा जो आर्गुमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से है, तो इसके अंदर तो 100% ये सच्चाई है। आपने हाल ही में देखा कि लाहौर के अंदर तो फिर पीडीएम कहती है कि आप ऐसा करें, वजीर आजम सामने आए, कौम से माफी मांगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है और इक्तदार से अलग हो जाएं, फिर आप ऐसा कर लें। नहीं, इंशाल्लाह 5 साल जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट के कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे हम इन तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। लेकिन आप ये देखें, लाहौर के अंदर 1.25 अरब रुपए की मालियत की जमीन जो थी, जो पंजाब गवर्नमेंट की वागुजार करवाई गई खोकर बरादरान से, और पीएमएलएन की जो टॉप की लीडरशिप है मरियम सफदर अवान, वो उस कब्जा ग्रुप के घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि ये हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो जिस वक्त गवर्नमेंट कोई इस तरह की संजीदा कोशिशें करती है उस वक्त ये सियासी इंतकामी कार्रवाई का नाम लेकर तो कोर्ट्स में चले जाते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि कोर्ट्स इनको फिर रिलीफ देती हैं। तो अब बताएं फिर गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट के पास इदारे हैं और इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 70 सालों में इन लोगों ने और इदारों के जो मुलाजमीन थे जिनको स्टेट का वफादार रहना था वो शरीफ फैमिली के वफादार हैं। और अब इस कार्ड छांट के अंदर थोड़ा ये एक लेंथी प्रोसीजर है। ऐसा तो नहीं है कि करप्शन का खात्मा 70 साल की करप्शन का खात्मा 2.5 सालों में हो जाए। ठीक है, ठीक है। मियां मोहम्मद रियाज साहब, ये जो फ़हीम शेख साहब बात कर रहे हैं कि पिछली हुकूमतों की करप्शन है और जब भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है ये सियासी इंतकाम है, नैब न्याजी गठजोड़ की बात की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से बात हो रही है और यही रिपोर्ट
नैब की तारीफ करती हुई नजर आ रही है कि नैब ने रिकवर किया है पैसा मुल्क के अंदर। जी, एक्चुअली बात यह है कि इनके पास और कोई जवाब नहीं है। इन्हें, ये नाहल हैं, इन्हें काम करना नहीं आता। ये अपनी नाहली का जो है बर्डन कभी वो ब्यूरोक्रेट्स पे डालते हैं, कभी ये आम लोगों पे डालते हैं, कभी ये किसी पे डालते हैं। अब जब इन्हें कोई और जवाब नहीं मिलता फिर ये पीडीएम पे डालना शुरू हो गए, क्योंकि अब तो ताज़ा मामला है कि पीडीएम ने अपनी तहकीक शुरू की हुई है। तो पहले लेकिन मोहम्मद यासर, जिस तरह ऑपोजिशन ये कहती है कि नैब जो है ऑपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है, नैब न्याजी गठजोड़ की बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि नैब हुकूमत को तो कुछ नहीं कहता, उनके वजीरों को तो हाथ नहीं डाला जाता, लेकिन ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ा जाता है, उन पर करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो तारीफ कर रहा है नैब के इदारे की। जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो तारीफ कर रहा है, आप हकायक देखें ना, हकायक क्या है। ख्वाजा साद रफीक को इन्होंने अंदर रखा, कितनी देर उनको जेल में रखा, और एंड पे कोर्ट ने क्या लिखा, यानी यही बात हो गई ना कि अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उनकी बुराई करता है तो सच कह रहा है, और अगर आपकी बुराई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ चीजें जो है ना वो उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। इस वक्त ये पावर में है, ठीक है ना, तो जो पावर में लोग होते हैं उनका भी असर रसूख होता है, बात चीजें अपनी मर्जी की भी लगवा देते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से करप्शन इंडेक्स में क्यों नहीं कमी करवा ली? देखिए, करप्शन के हवाले से तो जो है ना, ये तो ज़बान ज़दे आम है। ये बात बच्चा जानता है कि इस वक्त करप्शन की जो सतह है वो किस कदर बुलंद है। और जो काम अब पहले, वो अभी मेरे पास काफी लोग आते हैं जो कि नौकरियों के हवाले से बात करते हैं, कहते हैं जी एक जमाना था नवाज शरीफ के दौर में हम ज्यादा से ज्यादा किसी को 50,000 रुपया देते थे तो हमारा सिपाही भर्ती हो जाता था। कहते जी 7-7 लाख रुपया जो है ना डिमांड हो रही है, 10-10 लाख रुपया डिमांड हो रही है एक पुलिस का सिपाही भर्ती करने के लिए। तो मसला ये है कि एक सिपाही जो 10 लाख रुपया या 7 लाख रुपया दे के भर्ती होगा, वो इस मुल्क इस कौम की क्या करेगा। यानी देखिए ना, पहले तो ये था कि SHO है या कोई छोटा मोटा रिश्तेदार है वो थोड़े बहुत पैसे देके चलो का काम कर, अब तो उनके जो है हौसले बुलंद हो चुके हैं। फहीम शेख साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं फहीम शेख साहब? देखिए सबीना, ये तोहफा इनका दिया हुआ है, ये कल्चर इनका दिया हुआ है, पटवारी और पुलिस का सिस्टम इनका दिया हुआ है। पिछले 30 सालों में हम यही तो बात कर रहे हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। इन्होंने पटवारी से लेकर तो SP तक और SP से लेकर IG तक और IG से लेकर DMD अफसरान तमाम लोगों को इन्होंने करप्ट कर दिया हुआ है। आज भी हमें मुख्तलिफ इदारों के अंदर वो लोग नजर आते हैं, पकड़े जाते हैं आए दिन जो इनके लिए काम करते हैं। आप ये देखें कि पिछले 2.5 साल के अंदर किसी बिल्डिंग को आग नहीं लगी जहां पर मेट्रो का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, किसी सरकारी बिल्डिंग को आग नहीं लगी इनके दौर के अंदर जिस वक्त। लेकिन जनाब, लेकिन आप लोगों ने 90 दिन में दावा किया था ना करप्शन को खत्म करने का। देखिए 90 दिन का एक हमारा वो दावा जरूर था कि हमने 90 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई शुरू करनी थी, लेकिन इस 90 दिन के अंदर नहीं कार्रवाई नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहा करते थे कि हम 90 दिन के अंदर पूरा प्लान दे देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, तमाम मामलात को मुल्क के अंदर दुरुस्त कर देंगे। प्लान की बात नहीं हो रही थी, वो कह रहे थे मैं खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिन के अंदर अंदर। देखिए हमारे मुल्क का जो जुडिशरी का सिस्टम है, इधर तो 900 साल किसी को इंसाफ नहीं मिलता। तो ये आपको इतने बुलंदोबांग दावे करने से पहले सोचना चाहिए था कि मुल्क का सिस्टम इस तरह का है, हमें बहुत वक्त लग जाएगा। इसका मतलब आपने तमाम सियासी नारे लगाए थे वोट लेने के लिए। देखिए सबीहा, हमें टूटा फूटा लंगड़ा लूला पाकिस्तान मिला था, हमें कोई ऐसा आइडियल पाकिस्तान नहीं मिला था जिधर दूध और शहद की नहरें बहती थी। हमें वो पाकिस्तान मिला था जहां पर जगह जगह बारूदी सुरंगें लगी हुई थी और अभी तक वो ब्लास्ट कर रही हैं। और खतान अब्बासी ने एक बात बिल्कुल ठीक की थी कि हम जितना बेड़ा गर्क इस मुल्क का करके गए हैं, अगर ये गवर्नमेंट इमरान खान की 24 घंटे साल के 365 दिन और 5 साल दिन रात एक भी करते रहे तो फिर जाकर इन तमाम चीजों पर काबू पाया जा सकता है। तो ये एक दिन की बात नहीं, ये एक लंबा सफर है जिसमें हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम ट्रैक पर आ चुके हैं। भी नहीं, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल गुजर गए आपकी हुकूमत को।
अगर आप मुझसे 2.5 साल बाद ये सवाल करेंगी कि शेख फहीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वजीर आजम पाकिस्तान का वादा जो करप्शन के खिलाफ था और मुल्क की बेहतरी का वादा था, वो वादा किधर है, तो मेरा ख्याल में उस वक्त आपको इसका बहुत ऐसे तरीके से जवाब दे सकूंगा। ठीक है अफजल बेग साहब, इस तरह क्यों है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर नजरिए से पीछे हटती हुई नजर आ रही है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो एक तरफ हो गई, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अभी ये ऐलान सामने आया कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को 50-50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। वहीं इमरान खान जो ऑपोजिशन में थे तो कहते थे ये नवाजने का एक तरीका है, इससे करप्शन बढ़ जाती है। अब क्या खौफ लाहक हो गया वजीर आजम को? क्या उनको ये खौफ है कि सेनेट के इलेक्शंस करीब आ गए हैं, तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी और उनको इत्तेहादियों को नाराज नहीं करना, इस दबाव में आके इस तरह के फंड्स का ऐलान किया गया? सबीहा, असल मामला ये है कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमारा जो निज़ाम हुकूमत है जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसके अंदर लोगों की ख़रीदो फरोख्त भी होती रही, माजी में भी हमने देखा, और जिसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता था। तो अभी हमारे जो आम आदमी का, जो गांव देहात का रहने वाला है ना, उसका शौर क्या है? वो ये समझता है कि जी मेरी गली जिसने पक्की करवा दी, मेरी सीवरेज लाइन जिसने डलवा दी, मेरा जनाब जो गैस का कनेक्शन जिसने लगवा दिया और थाने कचहरी में उसकी जायज नजायज हमायत कर दी, तो वो उसका हीरो है, वो उसका लीडर है, वो उसका निजात दहिंदा है, तो वो इसी बात के ऊपर वो अपना वोट उसके लिए कास्ट कर देगा। ठीक है। हालांकि इमरान खान साहब भी ये कहते थे कि ये जितने अपना मेंबरान हैं असेंबली के, इनका काम सिर्फ कानून साजी है और इनका काम जो है वो फंड्स का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हमारी पिछली तारीख यही बताती है कि इन्हीं फंड्स के पैसे के हसूल के लिए ही इलेक्शन लड़े जाते हैं। अगर इन पे पाबंदी लगा दी जाएगी, आप 100 रुपया भी नहीं ले जा सकते, तो ये आराम से अपने घर बैठ जाएंगे कि हमें क्या जरूरत है कि हम करोड़ों रुपया जो ना वो इलेक्शन कैंपेन पे भी खर्च करें और बाद में हमें हासिल वसूल भी कुछ ना हो। तो ठीक है, टौर टप्पा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो मेंबरान असेंबली का ये काम नहीं है कि वो लोगों की गलियां पक्की करवाएं। ये जो यूनियन काउंसिल लेवल के, जो काउंसलर लेवल के लोग हैं, जो चेयरमैन जो आए हैं इलाकों के, ये उनका काम है कि उनको फंड्स दिए जाएं। अब देखें, नून लीग के दौर में भी जो है वो इलेक्शन हुए थे बल्दियात के, तो किसी को कितना इख्तियार मिला, किसी ने कितना फंड इस्तेमाल किया, वो सारी कौम जानती है। अब अगर आज भी अगर सही बल्दियाती निज़ाम आ जाए और वो सारा फंड जो है वो चेयरमैन कमेटी और जो काउंसिलर लेवल के लोग हैं वो अपने अपने गली मोहल्लों में उनकी जायज़ ज़रूरतों को वो अपने गली मोहल्ले के लोगों को जानते हैं, अपने इलाके के मसाइल से आगाह हैं, अगर उनको दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आप देखें कि इलेक्शन कमीशनर जो हैं वो बल्दियाती इंतखाब करवाने के हक में नज़र नहीं आ रहे। आज के अखबार में ये न्यूज़ आई है कि अदालत ने कहा है जी कि आप बल्दियात का इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। तो देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि खान साहब को कोई ऐसी ऑफर करनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी आपने भी यही बात की कि आगे सेनेट का इलेक्शन है और इसके पिछला बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ खरीदो फरोख्त बहुत तेजी से होती है। सही। तो वो कोई भी मौका, चाहे वो अपोजिशन वाले हों या हुकूमत वाले हों, वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद रियाज साहब, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है कि 50-50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को। आपने, मेरा ख्याल है कि मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। आप समझ रही हैं कि इस बात को तमाम मीडिया जानता है कि इस वक्त सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो सर पे हैं, ठीक है। और इससे पहले आज तक ये ऐलान क्यों नहीं हुआ? ये 50-50 करोड़ की जो रिश्वत है ये पहले क्यों नहीं ऑफर की गई? इस वक्त जो एमपीएस हैं वो आके मुलाकातें कर रहे हैं उस्मान। जब आपसे कहा जाता है कि हुकूमत का साथ दे दें, शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट के इलेक्शंस हो जाया करें और हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाए, तब भी आप साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो एक प्रेशर है ना, ये तो प्राइस करने के लिए है कि हैंड शो के जरिए आप वोटिंग करवा लें। मतलब ये है, सबको पता है इनके पीछे कौन है और किस तरीके से ये शेख रशीद साहब खुद कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे तवीज़ हैं। आप समझते हैं ना इन तवीज़ों को? हमारे पास बहुत सारे तवीज़ हैं। वो कौन से तवीज़ हैं? वो यही तवीज़ हैं जो इनके पीछे, जो इनकी बैग पे खड़े हैं, वो तवीज़ देते हैं इनको। वो फिर जो एमपी की हैसियत बेचारे की क्या होती है, वो डर जाता है। उसका कोई बिजनेस होता है, पर्सनल बिजनेस होता है, उसके ऊपर के लोग असरअंदाज होते हैं, पकड़ के जेलों में डालते हैं। और अब जैसे जैसे इलेक्शन की बात आया है, आपको पता है इनकी नैब की कार तेज हो गई है। मौलाना फजल रहमान के ऊपर डेवलप किया गया प्रेशर
उनको भी बुलाया गया। हर बंदे को बुलाया जा रहा है, इसलिए बुलाया जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन एमपीएस के ऊपर प्रेशर डालना है और उधर से अपोजिशन के ऊपर प्रेशर डाला जाए और अपने एमपीएस जो हैं मोहम्मद रियाज साहब, ये जो पाकिस्तान के अंदर तनकीद बराए तनकीद की जो सियासत है, क्या इसका कोई इख्तिताम भी होगा? आप ये तनकीद कर रहे हैं, ठीक है कि सेनेट के इलेक्शंस करीब हैं और शायद ये खौफ हो हुकूमत के दिल में कि शायद तहरीक अदम एतमाद आ सकती है या हमारे इत्तेहादी दूसरी तरफ ना चले जाएं, लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि मिल के शो ऑफ हैंड्स के जरिए ये तरमीम कर ली जाए कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाया जाए, उस वक्त भी आप मानने के लिए तैयार नहीं होते, साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते? अब ये देखें ना, शो ऑफ हैंड्स क्या है, ये जो अगर शो हैंड्स अभी होगा तो जो पीटीएम की जमातें हैं वो तो जाहिर है वो वोट नहीं देंगी, मगर इनको अपना खतरा है, अपने एमपीज का खतरा है कि अगर बॉक्स में वोट डालना पड़ा वो लोग हमारे खिलाफ वोट डाल देंगे। इसलिए ये शो करते हैं कि हमारे एमपी जो हैं वो हमारे प्रेशर में रहें, हमारे सामने वोट दें, ताकि हम सामने होंगे, हमें पता चलेगा हमारा कौन सा एमपी है, हमें वोट नहीं देगा। ये एक प्रेशराइज करने का तरीका है कि अपने एमपी को दरअसल काबू में रखना चाहते हैं और कोई वजह नहीं है शो। ठीक है, इसी सवाल का जवाब फहीम शेख साहब से भी लेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है, बोर हो रहे हो? जाओ। अरे जाओ ना। और वापसी में अपने साथ कोरोना वायरस कर लेना। कुछ नहीं होगा। और हो गया तो अपने माँ बाप को जानलेवा वायरस दिया तुमने दिया। अपने बहन भाइयों की बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल दी तुमने। क्या इरादा है भाई? क्या करना चाह रहे हो? बाहर जंग हो रही है, जंग। सिपाही तुम हो, मोर्चा तुम्हारा घर है और एहतियात तुम्हारा असला। चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं, एक कौम बन जाते हैं। उसी जज्बे जिसे हौसला हारना नहीं आता और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं आता। बाहर सिर्फ जरूरत के तहत निकलना है, घर बैठ के लड़ना और हाथ धो के पीछे पड़ना है। दूर रह के भी यकजा हो। यकीन है जिसे वो ईमान है। यकजहती में सबसे ऊपर है पाकिस्तान, मुश्किल में भी सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान, सुपर है पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजर का वेलकम बैक नाज़रीन। फहीम शेख साहब, 50-50 करोड़ के फंड्स, क्या सेनेट इलेक्शन से पहले इत्तेहादियों ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? देखें, ये जो फंड्स की बात कर रहे हैं, और अगर हमने अपने एमएनएज और एमपीओ को नवाजना होता तो कोविड-19 के दौरान अरबों रुपए की रकम जो थी, जो अवाम का हक था, जो लोग डिजर्व करते थे, उनमें जो रकम तकसीम की गई, किसी एमएनएज एमपीएस को फंड्स नहीं दिए गए, बल्कि थ्रू आउट एक प्रॉपर चैनल जो था जिसमें नादरा का सिस्टम था, और नादरा के वेरिफिकेशन के बाद
उन लोगों तक वो पैसा पहुंचा जिसके अंदर बिला तफरीक पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शहरी, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक था, पीपल्स पार्टी से था, PMLN से था, PTI से था, जमात इस्लामी से था, तो इसकी तफरीक किए बगैर वो फंड्स जो थे वो रिलीज किए गए। हालांकि इसके ऊपर हमारी जमात के अंदर ये डिबेट हुई कि ये फंड आपको इस तरह नहीं तकसीम करने चाहिए थे, बल्कि इसको खास तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs के जरिए तकसीम करवाने चाहिए थे ताकि पार्टी पाकिस्तान में मजबूत होती। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस तजवीज को मुस्तरद किया और थ्रू आउट जो तरीका था उसके मुताबिक फंड रिलीज किए। उसके बाद प्रोग्राम का वक्त हमारे पास कम रह गया, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। आखिर में मेरे PDM के हवाले से आपसे सवाल पूछना है कि 4 फरवरी को PDM का सरबराही इजलास होने जा रहा है, क्या अभी भी आप देखते हैं हुकूमत के लिए PDM की तरफ से कोई खतरा मौजूद है? देखिए, PDM किस्सा पारीना हो चुकी है। PDM और मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो इतने ज्यादा डर्टी हो चुके हुए हैं करप्शन और इन तमाम मामलात में, और इनकी आपस की रस्साकशी और मफादात का खेल। जरदारी साहब शतरंज बिछाते हैं, मौलाना साहब अपना हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, आगे से मरियम सफदर अवान आ जाती है, तो वो PMLN और PDM जो है ये इनका किस्सा पारीना हो चुका है। ये बिल्कुल हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है और हुकूमत मुकम्मल रिलैक्स है और इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी गवर्नमेंट। ठीक है मोहम्मद रियाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी आप बता दीजिए। और दूसरा ये कि आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई थी कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं और वरना लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी आपका साथ देती हुई नजर नहीं आती। अब आप ये बता दें कि तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी या लॉन्ग मार्च पहले होगा? देखिए जी, ये PDM का फैसला होगा। जो भी इनमें से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है, जिस ऑप्शन पे भी जो है वो स्ट्रॉन्ग राय होगी उसी पे एक्शन होगा। और PDM की जो बात ये कह रहे हैं इन्ना निल्ला पढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। इनके तमाम वजीर जो है रात को रट्टा लगा के सोते हैं, सुबह उठ के हर चैनल पे आके एक ही बात कहते हैं, ये NRO मांगते हैं, ये NRO मांगते हैं। इनके पास और कोई और इशू नहीं है। लेकिन मोहम्मद रियाज साहब, आपकी पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज ही ये कहती है ना कि तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन ताकतों को हम पॉलिटिकल जो तमाम ये तरीकाकार से दूर रखना चाहते हैं, ये तो उनको ही अंदर लाने की बात होगी। वही इससे इख्तलाफ करती नजर आती हैं। वो कहती हैं कि लॉन्ग मार्च के ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी हमें बिल्कुल अलग खड़ी हुई नजर आ रही है इस वक्त। आपकी PDM में डिवीजन नजर आ रही है ना, इसीलिए तो इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं आखिर PDM में हो क्या रहा है। देखिए जी, बात ये है कि जो है वो PDM के जो फैसले हैं, जाहिर है वो कोई आम बात तो है नहीं कि जो हर राज को जो है वो अफशा कर दिया जाए। हर चीज की कोई स्ट्रेटेजी होती है, कोई प्रोग्राम होता है। कोई प्रोग्राम इन्होंने ABCD तक प्रोग्राम सेटल किए हुए थे जब इन्होंने धरना दिया था। क्या PDM अपने प्रोग्राम जो है खुफिया नहीं रख सकती? PDM के पास भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन वक्त आने पर फतेह शो कर इंशाल्लाह। लेकिन आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई थी, वजीर आजम 31 जनवरी तो आ गई, वजीर आजम ने तो इस्तीफा नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमारा मुतालबा तो वही का वही है ना। हमारा मुतालबा तो आज भी वही है, जो 31 से पहले था वो आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। और हम इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इस्तीफा लेके इनसे ये खुद ही इस्तीफा दे जाएंगे। जो इनके हालात हैं, इनके अंदर से टूट फूट हो रही है। बहुत सारे इत्तेहाद जो हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और वो भी इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक दो ईंटें गिरने की है, ये दीवार खुद ही गिर जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है अफजल बेग साहब, जिस तरह से ऑपोजिशन ये कहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाली कोई और ताकतें, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब तक वो ताकतें नहीं चाहेंगी वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी सीट से नीचे नहीं जा सकते। तो अभी जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, एक सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी की जानिब से ये बात कहना कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जब सारा ज़माना ये जानता है कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी, तो क्या ये सब कुछ उल्टा हो रहा है? क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाके PDM की बाकी जमातों को मजीद कमज़ोर कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी एक वाहिद ताकत के तौर पे मुस्तकबिल की सियासी जमात के तौर पे सामने आ जाए? सबीहा, पीपल्स पार्टी ने यकीनन नवाज लीग को जो है वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है।
और अभी टाइम कम है आपके प्रोग्राम में, पर मैं शायद इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि कोई टफ टाइम देने वाली एक तो जमात है नहीं कि जो अपोजिशन कर रही हो, तो एक तो ये अपनी अपोजिशन में होने का एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई हम एक जमहूरी रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये फ़र्ज़ करें तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, सारा कुछ हो जाता है, खान साहब घर चले जाते हैं, तो फिर मुझे बताइए इनके पास कौन सा नाम है जिसे ये लीडर ऑफ द हाउस के तौर पे पेश कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अफजल बेग साहब आपका। फ़हीम शेख रहनुमा पीटीआई और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद रियाज, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है, बोर हो रहे हो, जाओ जाओ। अरे जाओ ना। और वापसी में अपने साथ कोरोना वायरस कर लेना। कुछ नहीं होगा। और हो गया तो अपने माँ बाप को जानलेवा वायरस दिया तुमने 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 दिया। अपने बहन भाइयों की बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल दी तुमने। क्या इरादा है भाई? क्या करना चाह रहे हो? बाहर जंग हो रही है, जंग। सिपाही तुम हो, मोर्चा तुम्हारा घर है, और एहतियात एहतियात तुम्हारा असर। चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं, एक कौम बन जाते हैं। उसी जज्बे जिसे हौसला हारना नहीं आता और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं आता। बाहर सिर्फ जरूरत के तहत निकलना है, घर बैठ के लड़ना और हाथ धो के पीछे पड़ना। दूर रह के भी यकजा हो। यकीन है जिसे वो ईमान है। यकजहती में सबसे ऊपर है पाकिस्तान। मुश्किल में भी सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत जो भी नमाज पढ़ता है उसको यही नहीं पता कि नमाज में मांगता क्या। मैं बड़े लोगों से पूछता हूँ कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, अब मांगते क्या अल्लाह से? आप तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज में एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। किसको अल्लाह नेमतें बख्शेगा? जो सबसे कामयाब इंसान इस दुनिया में, उनको ही नेमतें बख्शी ना अल्लाह ने। वो कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे। जो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनकी किसी की आसान जिंदगी नहीं थी। वो जब भी शुरू हुए लोगों ने मजाक उड़ाया, हर कुछ किया, उनके ऊपर क्या क्या तशद्दुद नहीं करने की कोशिश की, सब पैगंबरों के ऊपर। कामयाब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर के कामयाब होता है। ये जो फेरी टेल्स में मैं कहता हूँ ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर, ये फेरी टेल्स में होता है। जिंदगी के अंदर जिस दिन आपकी स्ट्रगल खत्म होती है, आपकी जिंदगी नीचे चली जाती है। जिंदगी में प्लेटो नहीं होता। या अल्लाह ने जब हमें अनाउंस किया था कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो वो अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा था इंसान के सामने झुको,